वेलकम बैक। तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू आर स्टडीइंग वेल एंड मैं चाहता हूं कि जितना मैंने कराया है क्लास में आप रिवाइज करके 1 लेक्चर पर डे देखेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। तो बात कर लेते हैं। एक ग्लास फ्लास्क है, उसको हमने फिल कर दिया 1 लीटर मरकरी से। हमको बताना है कि ओवरफ्लो कितना होगा अगर टेम्परेचर को हमने 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया है। हमको गामा दे रखा है मरकरी का 1.82 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड ग्लास का अल्फा दे रखा है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4। आती है बात समझ? देखिए, मैं इस सवाल को समझता हूँ आपके हेल्प से, आपके साथ साथ। ग्लास फ्लास्क है, चलो ये ग्लास फ्लास्क बना दिया। ये मरकरी के साथ हमने पूरा फिल कर रखा है, इसमें मरकरी भर दिया पूरा, ये मरकरी भर दिया। ग्लास फ्लास्क फिल्ड विद 1 लीटर मरकरी। अब फाइंड ओवरफ्लो, हमको क्या पता करना है कि ओवरफ्लो कितना होगा व्हेन इट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखो हमने क्या करा, इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया। अब क्या हुआ, हीट करने से क्या होगा, देखो मरकरी का गामा भी दे रखा है और ग्लास का गामा भी दे रखा है ना, अल्फा दे रखा है ग्लास का। तो तुम देखो कि मरकरी का जो गामा है दैट इज 1.82 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मरकरी भी बढ़ा, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आपको पता है कि ग्लास भी एक्सपैंड होगा। बट इसने हमसे ओवरफ्लो पूछा है, तो इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है कि ये ग्लास का बीकर जो है ये भी कुछ बड़ा हो जाएगा और मरकरी जो इसमें पड़ा था वो भी कुछ एक्सपैंड हो जाएगा। लेकिन जो आपका मरकरी होगा वो ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा ग्लास के कंपैरिजन में। उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ मरकरी यहां पे ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। ग्लास और मरकरी दोनों बराबर, हीट किया, ग्लास एक्सपैंड्स, मरकरी एक्सपैंड्स, कुछ ना कुछ मरकरी ओवरफ्लो हो गया। वी हैव टू फाइंड हाउ much is the overflow, ये हमको पता करना है। आती है बात समझ? तो हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि चलो 1 लीटर का हमारा पहले इसमें मरकरी था और 1 लीटर का भी ग्लास भी था। पहले मरकरी की एक्सपेंशन देखते। तो आपको पता है कि डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा T। दिस इज द एक्सपेंशन। आपको पता है कि V नॉट इनिशियल वॉल्यूम होता है, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड डेल्टा T आपका टेम्परेचर होता है। दिस इज एक्सपेंशन इन मरकरी। एक्सपेंशन किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले? मरकरी की। V नॉट का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। V नॉट का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 लीटर मतलब 1000 ml एंड गामा का वैल्यू आपको पता है कि 1.82 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना। और डेल्टा टी बच्चे आप पुट कर देंगे इसमें 100, सही है। तो अब आपने देखा, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यहां पे 10 टू द पावर, इसके 2 0, ये 2 0 और ये 10 टू द पावर -4 खत्म हो जाएगा। So you will just be, this will finish and 2 of the zeros from here will finish, right or wrong? So your answer is 1.82 into 10 which is basically 18.2 ml। मतलब इतना यहां से मरकरी का एक्सपेंशन हो चुका है। बच्चे अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने बस क्या पता करा, हीट करने पे मरकरी का वॉल्यूम कितना बड़ा, बस वो पता करा है। अब हम ग्लास की बात करते हैं। बच्चे ग्लास के बारे में भी एक्सपेंशन, अगर ग्लास की बात करें तो एक्सपेंशन किसके बराबर होगा? अगेन V नॉट गामा डेल्टा T। अब बच्चे तुमको गामा नहीं दे रखा है, अल्फा दे रखा है ग्लास का, और तुमको पता है कि गामा, अल्फा से गामा जाना कितना आसान है, बिकॉज जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3। आइसोट्रॉपिक मटेरियल है एंड होमोजीनियस मटेरियल है। आइसोट्रॉपिक नहीं कहा जाएगा बिकॉज तुम देखो तो आइसोट्रॉपिक भी कह सकते हैं वैसे, बट होमोजीनियस मटेरियल है ना। होमोजीनियस मटेरियल है बिकॉज सेम मटेरियल का बना है थ्रू आउट। आती है बात समझ? थर्मल प्रॉपर्टी सेम होगा, तो सेम मटेरियल का बना है थ्रू आउट, सो विल से इट इज होमोजीनियस। सो अगर मैं कहूं कि V नॉट गामा डेल्टा T, V नॉट गामा डेल्टा T, तो यहां पे मैं क्या कहूं, V नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? V नॉट का वैल्यू हो जाएगा यहां पे 1000 ml। गामा का वैल्यू अगर तुम पता करो तो गामा का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा 0.3, बिकॉज अल्फा का वैल्यू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4 और तुम गामा निकाल रहे हो तो 0.3
into 10 to the power minus 4 and delta t which is again 100। सही है क्या? तो यहां से देख रहे हो कि ये दो, अच्छा ये 1000 है, 3 0 बनाना पड़ेगा, तो ये 2 0, ये 2 0 और यहां से 10 टू द पावर माइनस कितना, ये खत्म एज बिफोर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास 0.3 इंटू 10 विच इज 3 ml। सो आपने क्या देखा कि आपका मरकरी जो है वो 18.2 ml बढ़ चुका है और आपका ग्लास खाली कितना 3 ml बढ़ चुका है। अगर मैं पूछूं कि दोनों में डिफरेंस कितना आया, देखो ये भी बढ़ा, ग्लास भी बढ़ा और मरकरी भी बढ़ा, बट मरकरी कितना बढ़ा 18.2 ml और ग्लास कितना बढ़ा बस 3 ml। तुमको मेरी बात समझ आती है? देखो मरकरी भी बढ़ा और ग्लास भी बढ़ा। अब मरकरी कितना बढ़ा 18.2 ml और ग्लास कितना बढ़ा खाली 3 ml। देखो 3 ml ग्लास भी बढ़ा है तो 3 ml का जगह बच गया। मरकरी कितना बढ़ा 18.3 ml, ग्लास कितना बढ़ गया 3.2 ml। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा जगह जो वहां पे बना है लिक्विड स्टोर करने के लिए, ये जो लिक्विड स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा जगह बना, ये 3.3 ml तो संभाल सकता है, लेकिन बाकी जो 18.2 माइनस 3 ml है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं ओवरफ्लोड अमाउंट ऑफ वाटर की बात करूं या ओवरफ्लो अमाउंट ऑफ मर्करी की बात करूं तो ओवरफ्लो को मैं सीधा लिख सकता हूं 18.2 माइनस 3 विच इज 15.2 ml। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आई होप इट्स क्लियर है ना। तो आप इस सवाल को लिख सकते हैं। यहां देखिए बच्चे अगला सवाल, तो सवाल है कि फ्रैक्शन ऑफ ग्लास फ्लास्क दैट शुड बी फिल्ड सो दैट वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस रिमेन सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। बच्चे यहां देखेंगे, मैं सवाल समझा देता हूं आपको। अगर जल्दी जल्दी खत्म करना है इस लेक्चर को, है ना, बिकॉज ऑफ रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार पॉज करके देख सकते हो, आपसे हो तो नहीं रहा शायद सवाल, और अगर हो जाए तो उतना देख के, इस सवाल को देख के एक बार खुद से सॉल्व करके आगे चले जाएंगे, है ना। मे बी यू कैन सॉल्व इन ए फ्यू मिनट्स, मैं तो समझा रहा हूँ डिटेल में। एंड इन केस तुमको लगता है कि फिर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सोल्यूशन देख ही सकते हो। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा कि इसका ये ग्लास फ्लास्क है, इसमें हमें पता करना है कि मरकरी ये लिक्विड कहां तक भरा रहना चाहिए सो दैट दिस एम्प्टी स्पेस रिमेन्स सेम एट ऑल टेम्परेचर्स। यहां तक तो लिक्विड भरा है, समझना बात को, और यहां पे एम्प्टी स्पेस है। अब क्या हुआ, हमने इसको हीट कर दिया। अब जैसे हीट करा तो ये ग्लास भी बढ़ेगा, मरकरी भी बढ़ेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये खाली जगह जो है वो सेम रहे थ्रू आउट। आती है बात समझ? मैंने कहा बच्चे कि देखो ये ग्लास बढ़ के इतना बड़ा ग्लास बन गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि देखो इसमें अब ये लिक्विड भी बढ़ेगा, ग्लास भी बढ़ेगा। ये लिक्विड बच्चे मान लो यहां तक आ गया। मैं चाहता हूं कि ये पहले वाला एम्प्टी स्पेस और बाद वाला एम्प्टी स्पेस सेम रहे। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ग्लास था, उसमें मरकरी था या कोई लिक्विड था, हीट कर दिया, अब ग्लास भी बढ़ा और ये लिक्विड भी बढ़ा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो खाली जगह है बीच में वो सेम रहनी चाहिए। बेटे जरा कॉमन सेंस लगाओ, मान लो एक पहले 5 ml था लिक्विड का वॉल्यूम मान लीजिए, और ग्लास का मान लीजिए 10 ml वॉल्यूम था। ठीक है बच्चे, अब इनमें स्पेस कितना आया, एम्प्टी स्पेस क्या फिर 5 ml हो जाएगा, बिकॉज 10 मान लीजिए लिक्विड, 5 मान लीजिए आपका ग्लास, सॉरी 10 मान लीजिए आपका ग्लास और 5 मान लीजिए लिक्विड, तो एम्प्टी स्पेस कितना है 5। 10 माइनस 5 क्या 5 होता है ना। अब तुम क्या चाहते हो कि देखो मुझे पता है कि ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो मैं क्या चाहता हूं कि जब ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, दोनों में डिफरेंस सेम रहना चाहिए। क्लियर और नॉट? तो मैं क्या कहता हूं कि ये 5 है ना, तो इस 5 को मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अगर इस 5 को 6 बना दूं, क्लियर, और इस 10 को 11 बना दूं, तो क्या अब भी डिफरेंस 5 ही आएगा। तो इसका मतलब जो बढ़ना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। दैट्स द कैच। देखो इसका 5, इसका 10। If you want the difference to remain same, if you want this empty space to remain same, so you will have to increase them equally. So what is the key takeaway? The key takeaway is expansions should be equal. Expansions should be equal. That's what you need to understand. अगर तुमको ये बात समझ आ गई तो उसके बाद तो तुम आराम से कर सकते हो। अब लिक्विड का एक्सपेंशन क्या लिख सकता हूं, V0
गामा डेल्टा टी, और ये भी होगा लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम। तो तुम देखना कि ये वी नॉट जो होगा ये लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम होगा, मतलब ये वाला पोर्शन। अब एक्सपेंशन किसके बराबर, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी, और वी नॉट कौन सा होता है, इनिशियल वॉल्यूम। जब मैं लिक्विड की बात करूंगा तो मैं इतना ही वॉल्यूम लिखूंगा जितना पहले फिल्ड था, और गामा तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी तुम्हारा टेम्परेचर। सॉलिड की बात करो तो उसके लिए लिखेंगे, इसको लिक्विड लिख दिया, वी सॉलिड गामा सॉलिड डेल्टा टी। बच्चे गामा मटेरियल प्रॉपर्टी, अल्फा मटेरियल प्रॉपर्टी, बीटा मटेरियल प्रॉपर्टी, मैंने परसों ही बताया था कि वुड का सेम लेंथ ले लो और स्टील का सेम लेंथ ले लो, सेम टेम्परेचर राइज करो तो जो वुड होगा दैट विल एक्सपैंड डिफरेंट, और आपका स्टील वो एक्सपैंड होगा डिफरेंट। क्या डेल्टा एल, क्या डेल्टा एल एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। इसमें पहली चीज तुमको क्या दिख रही है, एल नॉट। मैंने वुड और स्टील दोनों का लेंथ बराबर ले रखा है। इसमें डेल्टा टी, क्या टेम्परेचर अगर मैं बराबर बराबर दोनों का राइज करूं, कर सकता हूं ऐसे, ऐसा दोनों को खोलते हुए पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पानी में डुबो सकता हूं। लेकिन तुम देखोगे इसका एक्सपेंशन अलग आएगा, इसका एक्सपेंशन अलग आएगा। क्या डेल्टा एल सेम, क्या एल नॉट सेम, क्या डेल्टा सॉरी क्या एल नॉट सेम, इनिशियल लेंथ सेम, क्या टेम्परेचर दोनों का सेम बढ़ा दिया, लेकिन तब भी एक्सपेंशन डिफरेंट आएगा बिकॉज अल्फा डिफरेंट होगा, इट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। तो यहां पे जो मैं गामा लिख रहा हूं, लिक्विड का अलग लिख रहा हूं, सॉलिड का अलग लिख रहा हूं, एज द वैल्यूज आर आल्सो गिवन। ठीक है, अच्छा यहां पे सॉलिड का गामा नहीं दिया, तुमको अल्फा दिया, एंड यू नो अल्फा से गामा निकालना बहुत आसान, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर होमोजेनियस मटेरियल्स। तो यहां लिख दिया मैंने, और यहां पे देखना कि सॉलिड का जब मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो सारा लिखूंगा, और लिक्विड का लिखूंगा तो उतना ही लिखूंगा जितना फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से आया डेल्टा टी, अगर दोनों का तुमको पता है कि जब हीट करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर बराबर बराबर राइज होगा, और मैं क्या चाहता हूं कि टेम्परेचर राइज होने के साथ ये एम्प्टी स्पेस सेम रहे, इसलिए मैंने एक्सपेंशन को इक्वेट कर दिया। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, तो वी लिक्विड बाई वी सॉलिड आ गया गामा सॉलिड बाई गामा लिक्विड के बराबर। अब समझो गामा सॉलिड किसके बराबर, गामा सॉलिड दे रखा हमको किसके बराबर, 89 इंटू 10 पावर -6, 9 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 के साथ, अल्फा इंटू 3, अल्फा इंटू 3, एंड लिक्विड का 18.9 इंटू 10 टू द पावर -5। इसके बाद तो हल्का सा सिंप्लीफिकेशन ही करना है, क्या ही करना है। तो दिस 3 9 27, सो यू गेट 27 अपॉन 18.9 इंटू 10 टू द पावर -1। क्लियर और नॉट? एंड इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई, 9 3 27, 9 2 9 1s, and if you further simplify this is basically 1 upon approximately 1 upon 0.7। उसके बाद तुम सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना, 3 upon 21, क्या 3 upon, देखो ये 10 पावर -1 को इधर कर सकते हो, 3 upon 21 एंड दिस इज 1/7। इतना पोर्शन आपका फिल्ड रहना चाहिए, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी 1/7 पार्ट ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम, है ना। तो इसका मतलब 1/7 हिस्सा भरा रहना चाहिए। आई होप आप इस पे खुद से गौर विचार करेंगे, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बस फंडामेंटल तो यही था कि एक्सपेंशन अगर खाली जगह सेम रखना है तो जितना वो बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, बाकी तो मैथमेटिक्स है। आई होप इट्स क्लियर। अगला सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न का है। If the ratio of coefficient of volume expansion of solid and liquid is 1:4, then the fraction to be filled for the empty space to remain same at all temperatures is। अगेन पहला सवाल है, जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद तुम खुद ट्राई करना। देखो कहता है कि इनका रेशो, किनका, सॉलिड का और लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का रेशो है दैट इज 4:1। मतलब तुम समझो कि लिक्विड का 4 गामा है और सॉलिड का बस गामा है। क्लियर और नॉट? मतलब लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा है 4 गामा, और सॉलिड का जो बाहर वाला सॉलिड है उसका गामा है। अब कह रहा है कि इसमें कितना फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन फिल्ड है ना, फ्रैक्शन फिल्ड कितना होगा सो दैट दिस एम्प्टी स्पेस रिमेन सेम। और तुमको पता है क्या करना है,
जितना एक्सपेंशन सॉलिड का होगा उतना ही एक्सपेंशन लिक्विड का कराना है, तभी जो है बीच वाला जो जगह होगा वो बराबर होगा। ये जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है ना। मैंने इसको अल्टरनेट लैंग्वेज में शॉर्ट तरीके से लिखा दिया तुमको। तो मुझे क्या करना है कि सच दैट ये एम्प्टी स्पेस सेम रहे। तो मैं कहता हूं कि 4 गामा V लिक्विड डेल्टा T, क्या ये एक्सपेंशन होगा किसमें? लिक्विड में। और सॉलिड की बात करें तो गामा इंटू V सॉलिड इंटू डेल्टा T। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि कितना फ्रैक्शन फिल करना रहेगा। तो यहां से डेल्टा T से डेल्टा T गया, गामा से गामा गया, तो मैंने लिखा V लिक्विड बाई V सॉलिड इज 1:4। सो द आंसर विल बी 1:4। आती है बात समझ? दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा हेडिंग है टेम्परेचर स्केल्स। इसके बेसिस पे भी मैंने काफी सारे क्वेश्चन देखे थे नीट एंड जेईई मेंस, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को भी तुमको समझा रहा हूँ कि टेम्परेचर स्केल्स काम कैसे करती है। जरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। समझते हैं इस बात को। बहुत तुमको जो फंडामेंटल आज तक कंफ्यूजन रहा होगा कि फारेनहाइट से डिग्री, डिग्री से फारेनहाइट, ये कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, सब एक ही लाइन में आज समझा देंगे। सब कुछ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल से हम समझेंगे। समझना, ये सब स्केल्स किस पे डिपेंड बेसिस है? ये थर्मल एक्सपेंशन पे ही बेस्ड है। आपके पास एक बल्ब रहता है, इसमें आपने मरकरी फिल कर रखा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसे तुमने इसको किसी गर्म चीज में रखा, तो फिर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये बल्ब जो है यहां से मरकरी का लेवल इंक्रीज, एक्सपैंड होने लगता है। तो मरकरी एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड हुआ और यहां तक पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल। तो जितना ये ज्यादा एक्सपैंड होगा उसके हिसाब से हम टेम्परेचर बोल देते हैं। क्लियर और नॉट? अब समझना इसका लॉजिक क्या रहता है। देखो, हमने क्या करा, स्टेप 1, हमने इस मरकरी ट्यूब को आइस में रखा एंड हमने देखा कि मान लो कि लिक्विड कहीं यहां पे था। ये जो ग्लास ट्यूब है यहां पे मैंने निशान मार लिया, इसमें स्क्रैच कर दिया 0 अपनी मर्जी से। मैं बता रहा हूं कि टेम्परेचर मेजर कैसे होता है। ये जो ग्लास ट्यूब है यहां पे मैंने इसको स्क्रैच कर दिया और लिख दिया 0, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एज इट इज हीटेड, जैसे इसको हीट कर दिया, मतलब हीट कैसे करा होगा, किसी गर्म, मान लो अब मैंने पहले आइस में रखा था, अब मैंने क्या करा, इसको उठा के रख दिया खोलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में रखा 100 डिग्री पे जो पानी है। तो तुम देखोगे यहां के बाद ये जो मरकरी इस ट्यूब में पड़ी थी ये इस तरह से राइज होने लगेगी, बिकॉज वॉल्यूम इज एक्सपैंडिंग। गर्म होने से आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और मैंने देखा कि यहां तो मैंने पहले वो निशान मार रखा था 0 का, अब जैसे ही ये ऊपर गया यहां तक पहुंच गया, ये मैंने यहां पे दूसरा स्क्रैच मार दिया और इस पे लिख दिया 100। तो बच्चे मैंने यहां पे कितना कर दिया, इसको 100। ये इसको खुद से बोला 0, उसको खुद से बोला 100। बच्चे दुनिया की किसी किताब में ऐसा अल्लाह ताला ने हमको नाजिल नहीं करा था कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, वो हमने डिफाइन करा है। जब इसको 0 बोला खुद से निशान मार के और उसको 100 बोला खुद से निशान मार के। सही बात। अब बीच में क्या कर दिया, बीच में स्क्रैचिंग कर दी, इस तरह से स्क्रैचिंग कर दी, मतलब बराबर बराबर डिवीजन्स कर दिए इस लेंथ के। कुछ समझ आ रहा है क्या? इसको 0 बोला था, इसको 100 बोला था, बीच में जो ये डिस्टेंस बचा इसके 100 बराबर टुकड़े कर दिए। जैसे अगर ये 0 माना होता और ये 2 माना होता तो मैं 2 टुकड़े कर देता बीच में 1 लिख के, है ना, 1 2। अगली बात समझ। अगर 3 होता 0 से 3, मैं इसके 3 टुकड़े कर देता। देखो 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 इस तरह से। तो मैंने इसके बराबर कितने टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े कर दिए। अब उठा के अब मैंने इसको किसी ऐसे लिक्विड में डाला, देखो 0 तो मैंने खुद से फिक्स करा, 100 भी मैंने खुद से फिक्स करा, और बीच वाली लेंथ के मैंने खुद से पार्टीशंस कर दिए। कितने पार्टीशंस कर दिए, 100 पार्टीशंस कर दिए। अब अगर मैंने इसको किसी लिक्विड में डाला और मैं देख रहा हूं कि ना तो ये तो आइस था पहला, और दूसरा उबलता हुआ पानी था, बॉइलिंग वाटर। अब मैंने किसी भी वाटर में इसको रखा है ना, नॉट बॉइलिंग नॉट आइस, मे बी सम इंटरमीडिएट टेम्परेचर, एंड मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पे मरकरी फिर एक्सपैंड होगा। इतना तो क्लियर है, यहां 0 पे था, यहां मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुका था, यहां बीच वाली कोई बात हो जाएगी, है ना। देखो यहां कहां तक था मरकरी, यहां तक। यहां जब गर्म पानी में रखा तो तुमने देखा कहां चल गया, यहां तक। अब बीच के किसी पानी में रखा तो क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहां से तो थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन उस टॉप मोस्ट लेवल से थोड़ा नीचे आएगा। तो मान लो कि वो मरकरी कहीं यहां तक आ गया था,
क्या यहां पे तुमने ऑलरेडी निशान लगा रखे हैं पहले से? अगर यहां पे निशान पे 45 होगा फॉर एग्जांपल, तो तुम इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस बोलोगे। इस तरह से आपके टेम्परेचर स्केल्स काम करते हैं। तो दो पॉइंट्स हम खुद से डिफाइन कर देते हैं, एक आइस पॉइंट और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे हम दो मार्क्स लगा देते हैं अपनी मर्जी से। सेल्सियस स्केल में हम इसको 0 बोल देते हैं, उसको 100 बोल देते हैं। आती है बात समझ? फिर जब तुमने बीच में मार्किंग कर दी, इक्वल डिविजन्स में बांट दिया, तो तब क्या होगा कि फिर जब तुम किसी भी लिक्विड में डालोगे, जितना ये एक्सपैंड होगा उस हिसाब से यहां पे तुम अपना रीडिंग रिकॉर्ड करोगे। अब मैं तुमसे बात करता हूं कि अलग अलग स्केल्स कैसे रिलेटेड होती है। उसको समझाने के लिए मैं तुमको क्या करता हूं, खुद से पहले एक स्केल बना के देता हूं। बेटे मान लो अभी अभी तुमको बता चुका हूं कि यहां पे मैंने 0 बोला था आइस में, यह आइस पॉइंट हो गया था। यहां लिख देते हैं दिस इज आइस पॉइंट, एंड यहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट था, और यहां पे आपने इसको 100 बोला था, इसको 0 बोला था, इसको 100 बोला था। बीच में बच्चे आपने इस तरह से डिविजन्स कर रखे थे। बच्चे मैंने देखा कि किसी एक लिक्विड में यहां पे 40 डिग्रीज आ गया है ना। आपको पता है कि अलग अलग लिक्विड्स में ये अलग अलग राइज होगा। किसी एक लिक्विड में डिप करने से इसका ये 40 डिग्रीज तक क्लाइम कर गया और मैंने टेम्परेचर रिकॉर्ड कर दी 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर और नॉट? अब क्या हुआ, अगर ये स्केल मैंने डिफरेंटली डिजाइन करा होता, मैंने क्या किया कि इसको तो मैंने बच्चे 0 बोला, लेकिन जब ये स्टीम में रखा यहां पहुंच गया, यहां पे मैंने निशान खुद से 50 लगा दिया। अब कर लो बात, आ गई बात समझ? तो मुझे कहना है, अब सवाल मेरे पास ये है, तुम खुद से देखना। सवाल मेरे पास ये देखो, यहां पे 0 था, यहां पे 100 था। स्टीम पॉइंट को, आइस पॉइंट को खुद से 0 बोला, बॉइलिंग पॉइंट को खुद से 100 बोला। किसी लिक्विड में डिप करके देखा कि ये 40 तक पहुंच गया। अब मैंने अगर निशान ऐसे लगाए होते, अब तुम्हारे लिए सवाल है, निशान ऐसे लगाए होते कि यहां आइस पॉइंट को 0 बोला और बॉइलिंग पॉइंट को 50 बोला, तो मेरा सवाल यह है कि अब इस स्केल में अगर तुम इसी लिक्विड में डिप करोगे तो बोलो यहां टेम्परेचर कितना दिखाएगा? कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? और देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस, भाई किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। हम चाहे इसको 0 लिख के, मैंने चाहे इसको 100 लिखा, मेरी मर्जी। बीच में डिवीजन कर दिया है ना, मेरा थर्मामीटर मेरी मर्जी, बीच में डिवीजन कर दिया। और मैंने जब इसको एक लिक्विड में डिप कर दिया, मैंने देखा कि ये राइज हुआ कहां तक? 40 तक। ठीक है, और मैंने इसको देखा कि यहां तो निशान देखो 0, 100, बीच में निशान लगा दिए। इस निशान को मैंने खुद से 40 बोला था, पहले उसमें 40 रखा था। अब मैं देख रहा हूं कि मरकरी यहां तक चढ़ गया, तो मैंने कहा कि ये 40 है। अब मैंने दूसरे स्टेशन में क्या कर दिया, ये 0, ये 50। यहां पे बोलो बच्चे कितने डिवीजन होंगे टोटल? खाली 50 डिवीजन होंगे। अरे इसको 50 बराबर टुकड़े में बांट दिया। देखो ये 0 था, ये 100 था, इसके कितने टुकड़े कर दिए? 100। ये 0 था, ये 50 था, इसके कितने टुकड़े करूंगा? 50 पार्ट्स ओनली। तो मैं यहां पे, मेरा सवाल है कि यहां पे मैंने मार्किंग कर रखा होगा 1 2 3 4 इस तरह से 49 एंड 50। सवाल यह है कि यहां पे आइस पे 0 और स्टीम पे 100 और फिर लिक्विड में डिप करा तो 40। यहां सवाल है, आइस पे तो 0 रखा, लिक्विड बॉइलिंग पे खुद तुमने रखा 50, तो अब इस लिक्विड में जिसमें यहां 40 रीडिंग देता है, वहां कितना रीडिंग देगा? आई होप सवाल समझ आ गया होगा बच्चे। तो बेटे मैं एक चीज की तरफ तुमको इशारा दे देता हूं। मैंने कहा कि देखो सर बाकी तो सब फर्जी बात है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि मरकरी सेम हाइट, अगर हाइट की बात करें सेंटीमीटर वेंटीमीटर में, तो मरकरी जितना पहले राइज हो गया ना टेम्परेचर से, उतना बाद में भी राइज होगा। अब तुमने उसको मार्किंग अलग से कर रखा है तो तुम्हारी गलती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट गामा डेल्टा टी होता है, और डेल्टा वी की बात करो या अल्फा, चलो अल्फा के बारे में इस तरह से अल्फा से लिख देते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है। तो बच्चे अगर इनिशियल लेंथ सेम या इनिशियल वॉल्यूम सेम, अल्फा सेम और टेम्परेचर सेम, तो क्या राइज बराबर बराबर होगा? क्या लिक्विड का एक्सपेंशन इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा? इक्वल होगा।
तो बेटे कि जितना ये मर्करी यहां से यहां तक राइज हुआ है उतना ही ये यहां से यहां तक भी राइज होगा। अरे भाई इसी ट्यूब को एक बार तुमने दो अलग, ये बस स्क्रैचिंग का डिफरेंस है। क्या ट्यूब ऑफ लिक्विड पहले भी वही बाद में भी वही। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको तो तुम हटाओ, तुम्हें तो कॉमन सेंस भी पता चल जाएगा। लिक्विड है मर्करी थर्मोमीटर में, उसको तुमने एक बार डिप कर दिया, तुमने देखा यहां राइज हुआ। दूसरी बार अगर तुम फिर से उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करोगे तो क्या फिर भी उतना ही राइज होगा। अब आगे तुम्हारा मर्जी। जब तुमने उसको पहली बार डिप करा, मतलब दो ट्यूब्स ले लो तुम आइडेंटिकल, ये पहली ट्यूब ये दूसरी ट्यूब, आइडेंटिकल ट्यूब्स आइडेंटिकल मर्करी, दोनों को आइस में डिप करा, क्या सेम लेवल तक, क्या हाइट बराबर राइज होगा। दोनों को बॉइलिंग वाटर में राइज डिप करा, क्या हाइट दोनों में बराबर राइज होगा। 100% होगा ना। इसको भी ये भी बराबर राइज होगा, यहां पे भी बराबर राइज होगा, क्योंकि ट्यूब्स आइडेंटिकल, लिक्विड आइडेंटिकल, सिचुएशन आइडेंटिकल। फिर मेरे मार्किंग में डिफरेंस है। पहली वाली मार्किंग 0 से लेके 100 है, ये मैंने खुद से कर दिया, यहां पे 0 कर दिया, यहां 100 कर दिया, बस मार्किंग का डिफरेंस है। और यहां पे भी इसको 0 लिख दिया, इसको 50 लिख दिया। बच्चे मार्किंग का डिफरेंस है, बाकी किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ये 100 वाला लेंथ और ये 50 वाला लेंथ एक्चुअल में सेम है, ये तो मार्किंग का खेल है। और तो मैं ये भी क्या कह दूं फिर कि जितना लेवल यहां 40 तक राइज हुआ था, ये लेंथ और ये यहां जहां तक भी राइज होगा वो लेंथ भी सेम होगा। आइडेंटिकल लिक्विड, आइडेंटिकल सिचुएशन, मार्किंग अलग अलग है लेकिन लेंथ सेम है। तो देखना, तो मैं कहता हूं कि अगर ये टोटल का कितना है 40%, देखो यहां से यहां तक कितना डिवीजन 100, यहां से यहां तक कितना डिवीजन 40, तो ये कितना परसेंटेज राइज हुआ है। तो आई विल से परसेंटेज ऑफ द लेंथ एक्सपैंडेड इज 40/100। ये 40 डंडे के बराबर, देखो यहां पे 40 मार्किंग है ना, तो ये 40 मार्किंग एक्सपैंड हुआ है। तो आई विल से अगर एक मार्किंग का सेपरेशन s, तो 40s इज द लिक्विड राइजर। यहां पे 100, यहां से यहां तक कितना हुआ 100 - 0, तो मैंने कहा 100s। क्या टोटल लेंथ को अगर एक एक लेंथ की सेपरेशन s मान लूं तो टोटल सेपरेशन क्या 100s हो जाएगा। अगर एक एक सेपरेशन की लेंथ s मान लूं तो यहां से यहां तक क्या 40s हो जाएगा। s एंड s कैंसल्स, आई विल से कि 40% इज द एक्सपेंशन हियर। टोटल का जितना ये बॉइलिंग पॉइंट तक राइज हो जाता उसका 40% है। सही है क्या। अब यहां पे जरा परसेंटेज की बात करो। मुझे पता नहीं है कि ये टेम्परेचर कितना है। लेट अस से कि यहां पे कोई भी मार्किंग T थी, आई डोंट नो व्हाट T इज। मैंने कहा कि जो T कितना राइज हुआ है, फिर ये T - 0, इतनी मार्किंग राइज हुआ है। अगर एक एक मार्किंग का डिस्टेंस s मान ले तो इस टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ क्या T - 0 × s आ जाएगा। और यहां पे अगर तुम टोटल इंक्रीज फ्रॉम अप टू 50 डिग्री सेल्सियस देखो तो क्या वो 50 - 0 × s होगा। कुछ समझ आ रहा है तुमको। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देखो अगर यहां पे कितना राइज हुआ 100, मैंने पहले ये टोटल लेंथ निकाल ली। मान लो एक एक सेपरेशन, एक एक डिस्टेंस, एक एक डिवीजन का लेंथ s था, तो ये टोटल लेंथ क्या 100s हो जाएगा। अरे 100 डिवीजन, एक लेंथ डिवीजन का s तो टोटल 100s। यहां से यहां तक 40 डिवीजन, एक एक का s तो 40s, तो क्या ये 40% हो गया, बिकॉज 40s/100s, s कैंसल, इट इज 40/100। और यहां पे बात करो, क्या कहता हूं, कहां से कहां तक राइज हुआ, टॉप तक राइज हुआ। मैंने कहा कि टॉप तक 50 होगा तो टोटल इसके हिसाब से 50 होगा। आई बात समझ। तो 50 - 0 × s, इतना यहां टोटल लेंथ लिख दिया 50 - 0 × s। और यहां ये जो लेंथ लिख दिया, क्या इसको T - 0 × s लिख दूं। देखो इधर का s और इधर का s डिफरेंट होगा, तो मैं s' लिख देता हूं। ये समझ आ रहा है कि डिफरेंट क्यों होगा। बच्चे यहां पे सेम लेंथ को 50 डिवीजन्स करें, यहां पे सेम लेंथ को 100 डिवीजन्स करें, तो s तो डिफरेंट होगा ना। अरे तुमको इस तरह से लाइन दे दूं, इसके इतने डिवीजन कर दिए, ये s आ गया। अब इसी लाइन के इतने डिवीजन्स कर दूं, अब क्या डिवीजन डिफरेंट होंगे बट लेंथ सेम होगा। तो यहां पे अगर मैं इस लेंथ को लिख दूं 1 2 3 3s, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होंगे 10s, बट 10s', बट ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो पहले यहां से यहां तक टोटल लेंथ 100 × s, सही है क्या। यहां से यहां तक 40 - 0 40 × s। तो मैं अगर परसेंटेज राइज की बात करूं तो वो 40s/100s हो जाएगा।
सेम चीज यहां बात करते हैं, यहां से यहां तक टोटल एक्सपेंशन कितना होगा 150 माइनस 0 इंटू एस, क्योंकि टॉप मोस्ट डिवीजन को तुमने क्या रखा 50, इसको रखा 0, तो 50 माइनस 0 इंटू एस डैश। और यहां से यहां तक बात करूं तो क्या लिखूं, यहां पे तो मुझे पता नहीं ना अब, t माइनस 0 इंटू एस डैश। तो यहां पे अगर परसेंटेज निकाल लूं कितना राइज हुआ है t अपॉन 50। क्या बेटे जितना परसेंटेज टोटल लेंथ का यहां पे राइज होगा उतना ही परसेंटेज यहां भी राइज होगा। सो इन शॉर्ट आई विल से 40 इज इक्वल टू t बाई 50, राइट और रॉन्ग। सो 40 बाई 100 इज इक्वल टू t बाई 50, 50 से जाएगा 2 बार, तो यहां से आ जाएगा t इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। दैट्स योर आंसर। मैं एक बार और समझा देता हूं आफ्टर दिस स्लाइड, आप एक बार थोड़ा बहुत इस पे सोचेंगे, उसके बाद फिर से समझा देंगे। तो सवाल एक बार फिर से समझा देता हूं, ये 100 था, ये 0 था, है ना, और मुझे पता है कि इसमें यहां पे किसी एक लिक्विड में डिप करने पे टेम्परेचर 40 आया था, इसमें इस आइस पॉइंट को 0 बोला था, बॉइलिंग पॉइंट को 50 बोला था, तो सेम लिक्विड में डिप करने पे यहां कितना टेम्परेचर आएगा वो पता करना है। मैं कहा कि एक चीज देखो, सबसे पहले तुम एक चीज देखो, देखो जितना ये, मैं क्या, मेरा सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि ये लेंथ और ये फुल लेंथ दोनों बराबर, ये आधी लेंथ और ये पोर्शन ऑफ द लेंथ ये भी बराबर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इसका परसेंटेज देखूं, देखो अगर ये 40% ऑफ द टोटल राइज हुआ है यहां पे, तो यहां पे भी 40% ही राइज होगा। दैट्स द होल क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यही मेरा सॉल्यूशन का अप्रोच रहेगा ऑलवेज। तो मैंने कहा यहां परसेंटेज राइज की बात करो, देखो कितना होगा परसेंटेज राइज, 40 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। ऑब्वियसली तुमको पता है कि नंबर ऑफ डिविजन्स को अगर तुम एस सेपरेशन बिटवीन 2 डिविजन्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको टोटल लेंथ मिलेगा, एंड आई विल नॉट मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ डिविजन्स बिकॉज तुमको पता है ऊपर नीचे से कैंसिल ही होना है, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, t माइनस 0 अपॉन 50 माइनस 0। यहां पे भी आपको s से मल्टीप्लाई करना था, s से मल्टीप्लाई करना था, यहां s डैश से मल्टीप्लाई करना था, यहां s डैश से मल्टीप्लाई करना था। व्हाट इज दिस s? इट इज द सेपरेशन बिटवीन 2 डिविजन्स। व्हाट इज s डैश? इट इज द सेपरेशन बिटवीन 2 डिविजन्स हियर। तो मैं जो कह रहा हूं कि सेपरेशन बिटवीन द डिविजन्स विल बी सेम। सेपरेशन बिटवीन, सॉरी, जो यहां पे s डैश और s डैश कैंसिल हो जाएगा, यहां s एंड s विल कैंसिल। उसके बाद एक ही इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में तुमको पास एक अननोन है तुम्हारे पास t, दैट कैन बी फाउंड इजीली। सो आई विल राइट 40 माइनस 0 इज 40 बाई 100 इज इक्वल टू t बाई 50। 50 से 2 बार जाएगा तो यहां से फिर 20 बार जाएगा, तो t इज 20। आई होप आपको बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा। अब जनरल में क्या कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल में कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही फॉर्मूला बना देते हैं सबका। तो मैंने कहा कि मान लो ये स्केल 1 था, इसका आइस पॉइंट को तुमने कुछ भी बोला था, उसको मैं लिख देता हूं लोएस्ट ऑफ स्केल 1। बॉइलिंग पॉइंट को तुमने कुछ भी बोला होगा, उसको मैं लिख देता हूं हाईएस्ट ऑफ स्केल 1। एंड किसी एक लिक्विड में डिप करके मान लो टेम्परेचर मिल गया T। आई बात समझ? बेटे जरा मुझे परसेंटेज ऑफ द लेंथ एक्सपैंडेड मुझे बताओ, परसेंटेज ऑफ द टोटल लेंथ एक्सपैंडेड बताओ, बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कितना लेंथ एक्सपैंड हुआ है। तो क्या मैं ये कह दूं T माइनस L1 अपॉन H1 माइनस L1। जरा बच्चे कितने लोगों को समझ आ गए? टोटल लेंथ कितना एक्सपैंड हुआ, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट। ये तो टोटल हो जाता कब, जब इसको बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट में डिप कर देते। और अभी हुआ कितना, तुमने एक ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया जहां हाईएस्ट टेम्परेचर T, जहां पे ये यहां तक राइज हुआ, तो मैंने कहा T माइनस L1। ऑब्वियसली यहां पे एक तुम इससे, ये तो नंबर ऑफ डिवीजन है, तुम क्या करते यहां पे इस स्पेस बिटवीन द डिवीजन से भी मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वो ऊपर नीचे कैंसिल ही होना है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा। तो ये एक स्केल की बात हो गई। अब मैंने जब दूसरे स्केल में डिप करा, दूसरे एक
दूसरी मार्किंग इस पे लगा दी अलग तरह की, तो इसको मैंने लिख दिया लो टू, इसको लिख दिया हाई टू, एंड इसमें यहां पे मैंने लिख दिया T2। जरा यहां पे बताना कि ये कितना परसेंटेज, अगर देखो यहां पे मुझे बताना, अगर मुझे बस इतना डेटा दिया होता और मुझे पूछता कि कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितना परसेंटेज एक्सपेंशन हुआ है एज कंपेयर टू द एक्सपेंशन विच वुड हैव ऑकर्ड व्हेन इट वाज डिप्ड इन द बॉइलिंग वाटर, तो मैं कहूंगा पहले टोटल एक्सपेंशन ही निकाल लेता हूं, कितना हो जाएगा यहां से H2 माइनस L2 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑफ सेकेंड माइनस लोएस्ट ऑफ सेकेंड। आगे बात समझ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू सेकेंड एंड आइस पॉइंट अकॉर्डिंग टू सेकेंड, एंड T2 माइनस L2, क्या इतना परसेंटेज एक्सपेंशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। एंड आई नो सिंस द लिक्विड इज सेम, since the liquid in the mercury is same, the temperature is same, the liquid है ना, ये ice point is same, boiling point is same, the liquid in which they are dipped is same, तो इसका मतलब जितना परसेंटेज यहाँ पे elongate होगा उतना ही परसेंटेज यहाँ पे भी elongate होगा। I will simply equate, ये मेरा जनरलाइज्ड इक्वेशन बनेगा, तो ये इक्वेशन आप लिख लेंगे, इसके हेल्प से हम किसी भी दो स्केल्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं एक दो सवाल आपके सामने लेके आता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो आप इसको लिख के, इस फॉर्मूले को लिख के हम आगे बात कर सकते हैं। यहां देखिए, इफ फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर चोजन एज 39W एंड 239W देन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू 39 डिग्री सेल्सियस इज। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इस डायग्राम की तरफ भी देखना और मेरे सोल्यूशन की तरफ भी देखना, कोई खास फर्क नहीं आएगा। देखना, वैसे तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस हमारा सेंटीग्रेड स्केल पे आइस पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमने यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस किसी एक लिक्विड में टेम्परेचर मेजर कर रखा है। अब कहता है कि हमारे पास एक दूसरा स्केल है, उस पर हमने इसका नाम दे दिया अपनी मर्जी से, इस आइस पॉइंट का नाम दे दिया कितना, 39W। अब ये डिग्री सेल्सियस स्केल नहीं है, ये W स्केल कोई है, तो यहाँ पे 39W लिख दिया। एंड इसका हमने नाम रख दिया कितना, इसका हमने नाम रख दिया 239W। तो हमको क्या पूछ रहा है कि यहां पे टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड होगा। अब 39 तो रिकॉर्ड नहीं होगा ना, अगर इसमें 39 रिकॉर्ड होगा तो इसमें कुछ डिफरेंट रिकॉर्ड होगा। बट एक चीज है, मैंने कहा कि ये कितना परसेंटेज होगा, 39 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, इतना परसेंटेज ये एक्सपैंड हो चुका है। वहां पे कितना एक्सपेंशन परसेंटेज होगा, आई विल से हाईएस्ट माइनस T माइनस 39 अपॉन 239 माइनस 39। फिर से हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट यहां भी लिख दिया, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट यहां भी लिख दिया, T माइनस लोवेस्ट पॉइंट, T माइनस लोवेस्ट पॉइंट। अरे हलवा है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। जरा देखना, 39 बाई 100 इज इक्वल टू T माइनस 39 बाई 200, और तुमको दिखेगा कि ये यहां मल्टीप्लाई कर दो कि तो क्या 2 गुना बन जाएगा, तो 2 गुना बन गया तो 39 गुने 2 हो जाएगा क्या, और 39 गुने 2 कितना होता है, 30 और 30 60, 9 और 9 18, दैट इज 78। तो ये 39 इंटू 2 इज इक्वल टू T माइनस 39 लिख दूं, एंड यहां पे क्या इसको T 39 इंटू 2 इज इक्वल T माइनस 39 लिख दूं, और उसके बाद ये 39 इधर कर दूं तो 39 इंटू 3 आ जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस कैलकुलेशन को यहां लेके आता हूं, 39 इंटू 2 प्लस 39। आगे बात समझ रही है, 39 को इधर शिफ्ट ही करा है, क्या करना है, तो जैसे शिफ्ट कर दिया तो 39 इंटू 2 प्लस 39 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 39 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 3, सो विच इज 3 9 27 एंड 3 3 इज 9 विच इज, ये लो आंसर। अब W स्केल पे है तो ये W में आंसर आ जाएगा, 30 3 और 90 और 9 3 27, 90 और 27 117 होता है, कोई 107 होगा क्या, 3 3 9 3 9 27 3, हाँ सही है ठीक है। तो इस तरह से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस तरह से सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल भी अब तुम आराम से समझ सकते हो। देखो सेंटीग्रेड स्केल में क्या करते हैं, आपको अभी भी बता दिया था, इधर 0 मार्क कर दिया, इधर 100 मार्क कर दिया। क्यों मार्क कर दिया, मेरा मर्जी, मेरा थर्मोमीटर मेरा मर्जी। यहाँ पे फिर से मार्क कर दिया, यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस मार्क कर दिया, यहाँ 212 डिग्री सेल्सियस मार्क कर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मार्क कर दिया फ़ारेनहाइट स्केल में, क्योंकि मैंने कहा था ये मेरा मर्जी है, किसी का फर्क, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब जैसे कोई सवाल दे दूं कि मेरे पास एक सवाल है कि जैसे फ़ारेनहाइट स्केल पे
140 आ गया, अगर यहाँ 140 आया है तो बोलो यहाँ कितना आएगा। ठीक है, तुमने 9th 10th में कोई फॉर्मूला पढ़ा था 9/5 c + 32, अभी वो भी देखते हैं कहाँ से आएगा, बट फिलहाल हम अपने बेसिक तरीके से करते हैं। हमने कहा यहाँ पे टोटल एक्सपेंशन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अगर करें तो आ जाएगा 212 - 32 अपॉन 140 ऊपर 140 माइनस टी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन टी माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। और यहाँ पे बात करें तो आएगा, ये टेम्परेचर तो पता नहीं है क्या होगा, तो लिखूंगा टी माइनस लोएस्ट 140 माइनस 32 है ना। टी माइनस लोएस्ट इतना परसेंटेज होगा 140 माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस 0। सही है क्या? तो यहाँ से आ गया ये 108 अपॉन 140 माइनस 32 एंड ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो 12 कैंसिल और यहाँ से 180 इज इक्वल टू टी अपॉन 100। सही है क्या? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो t इज इक्वल टू 108/180 इंटू 100। यू कैन कैंसल आउट द थिंग्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा 9 बार और 2 से जाएगा 5 बार। अब 9 से काटो तो 9 1 ज़ा 9, 9 से ये 1 गया तो ये 12, तो t विल बी इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। दैट्स योर आंसर। सही है, तो इसको आप लिख लेंगे। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे आप याद क्या रखोगे, यहाँ पे आप 32 फ़ारेनहाइट रखते हो और यहाँ पे आप 212 रखते हो, बाकी कोई चीज़ याद नहीं रखनी है। बाकी कन्वर्जन तुम प्रपोर्शन से निकाल ही सकते हो। उसका हाईएस्ट देखो, जनरल क्या रखा याद आपने, कोई भी टेम्परेचर माइनस लोएस्ट पॉइंट पहली स्केल का और हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट पहली स्केल का। इसको इक्वेट कर दो, कोई भी टेम्परेचर माइनस लोएस्ट पॉइंट अपॉन हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। ये एक बार पहली स्केल के लिए कर दो, एक बार दूसरी स्केल के लिए कर दो, सारा आंसर अपने आप आ जाएगा। और दोनों को इक्वेट कर दो बिकॉज परसेंटेज एलोंगेशन विल बी सेम। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैंने तुमको एक सवाल दे दिया, इनका जो रिलेशन तुमने पढ़ा था बचपन में, तो वो जरा देखते हैं क्या होता था उसमें। अगर तुम मैं इस तरह से कर दूं t माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, बताना क्या कर, टेम्परेचर माइनस लोएस्ट पॉइंट 100 माइनस 0, किसकी बात हो गई, सेंटीग्रेड स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल की बोलो, t माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। सही है क्या? तो t/100 इज इक्वल टू t माइनस 32 अपॉन 180। और इसको मैं यहाँ पे c लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, और यहाँ पे f ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो गई, फ़ारेनहाइट की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ अब, c अपॉन 100 इंटू 180 प्लस 32 इज इक्वल टू f। तो इसको तुम देखो तो ज़रा काट देना, 0 से 0 हो जाएगा और 2 9s एंड 2 5s, तो 9/5 c प्लस 32 इज इक्वल टू f। और ये रिलेशन तुमने अपने बचपन के स्कूल में पढ़ा था, कोई बड़ी बात नहीं है, यही से आता है, रद्दी चीज है। अगला सवाल देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट -160 y है और बॉइलिंग पॉइंट -50 y है, तो कहता है कि 340 केल्विन इस स्केल पे कैसा रीड होगा। देखना, पहले आपके पास केल्विन स्केल है, ये JEE मेंस का आया हुआ सवाल है, ये केल्विन स्केल है। इसमें यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर एक 0 को किस तरह से डिनोट कर देते हैं हम, 273 केल्विन से, 273 केल्विन से। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को कैसे माना जाता है, 373 केल्विन। क्यों माना जाता है, हमारा मर्जी है ना, क्यों, अरे अपनी मर्जी से निशान लगाया, और यहां पे कहीं ना कहीं पे क्या तुम 340 भी रीड करोगे, ऐसा इस पे होगा, है ना। अब हमारे पास दूसरा स्केल है और इसको हमने नाम दे दिया कितना, इसको हमने अपनी मर्जी से लिखा है -160y, माइनस का 160y, और इसको अपनी मर्जी से नाम दे रखा है माइनस का 50y। तो हमको बता रहा है कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर आएगा, तो ऑब्वियसली ये किस में आएगा, किसी y में आएगा, है ना। तो मुझे तो पता है कि हाईएस्ट ऊपर क्या लिखूंगा, यहाँ पे 340
टी माइनस लोवेस्ट पॉइंट, टी माइनस लोवेस्ट पॉइंट, टी माइनस लोवेस्ट पॉइंट अपॉन हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, यहां बताना, टी माइनस लोवेस्ट पॉइंट अपॉन हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट। सही है क्या? इसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते हो। ये 340 में से जो आएगा 273, तो 10 में से 3 गए तो बन गया 7 और 13 में से 7 गए तो बन गया 6, है ना? सही है। और नीचे 100 इज इक्वल टू टी प्लस 160 अपॉन यहाँ आ जाएगा 110। ठीक है, इसके बाद तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना और वहाँ माइनस 160 कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना यहाँ से आगे, है ना? तो मैं इसको आगे चलता हूँ यहाँ से, बट प्लीज डू सॉल्व। अगला एक हेडिंग लिखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, है ना? तो इसका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक पे क्या फर्क पड़ता है थर्मल एक्सपेंशन से, उसका हम बात करते हैं। देखिए, ये एक पेंडुलम क्लॉक हो गया, यहां पे एक स्टील का वायर मान लीजिए। देखो, तुमने देखा होगा जो पुराने जमाने में घड़ी रहती थी उसमें क्या होता था कि ये इस तरह से स्विंग करता था, इधर 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 इधर, और ऐसा करके वहां जो आपका सुई होता था वो एक एक सेकंड चलता था। मतलब तुम समझो कि इस तरह से तुम्हारा घड़ी रहता था और उसमें कहीं पे ये लटका रहता था, एंड जब ये इस तरह से डिजाइन होता था कि जब ये एक चक्कर करेगा तो तब ये सुई 1 सेकंड भागेगा। आती है बात समझ? तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, जब ये वापस पहुंचेगा तो घड़ी यहाँ पे 1-1 सेकंड मूव करता रहेगा। अब तुमको पता होगा, एसएचएम में तुम पढ़ते हो, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, 2π√L/g होता है इसका टाइम पीरियड, है ना? तो इतनी देर बाद ये एक कंप्लीट साइकिल करेगा, इतनी देर बाद ये कंप्लीट साइकिल करेगा। नाउ अगर इसने एक साइकिल कर दिया, तो जब ये इतना साइकिल करेगा तो इस लेंथ को ऐसे डिजाइन करा जाता है कि ताकि इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड आ जाए। आती है बात समझ? अरे भाई, क्या तुम लेंथ को, क्या जी का वैल्यू पता, 2π का वैल्यू पता, इस लेंथ को ऐसे एडजस्ट करा जाता है सच दैट इसका टाइम पीरियड कितना आ जाए, 1 सेकेंड। और जब इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड आया तो इसका मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से वापस आया, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में इधर 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 वापस, तो जब ये यहां वापस पहुंचा तो इसको एक चक्कर कहेंगे। आती है बात समझ? चक्कर किसको कहेंगे? देखो, चक्कर कहते हैं कि जब ये सेम पोजीशन पे पहुंच जाए। अगर तुमको मेन पोजीशन से समझना भी मुश्किल हो रहा है तो तुम एक एक्सट्रीम पोजीशन से सोचो, यहां से स्टार्ट करो। चलो यहां से स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि तुमको अभी एसएचएम का शायद आइडिया ना हो। तो यहां से यहां गया और यहां से फिर जब ये वापस यहां पहुंच जाएगा तो इसको ये और ये मिलके क्या बना देगा, एक चक्कर। और इस एक चक्कर को ही हम 1 सेकंड कहते हैं, है ना? मतलब इसको ऐसे डिजाइन करा जाता है कि यहाँ पे इस एल को इस तरह से फिक्स करा जाता है कि इस एक चक्कर में ड्यूरेशन कितना लगे, 1 सेकंड। और जब ये यहां से यहां वापस आ जाएगा तो घड़ी को सिग्नल मिल जाएगा, 1 सेकंड हो गया, और सुई यहां से चलने लग जाएगा। अब तुम खुद सोचो, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो अब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। देखो, अभी के लिए की जो लेंथ है उसके हिसाब से जो टाइम पीरियड है दैट्स 1 सेकेंड। नाउ इफ लेंथ इंक्रीज्ड मतलब L की जगह ये 2L हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल इस लेंथ बढ़ गई तो इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड नहीं होगा, वो 1 सेकेंड से ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 1.5 सेकेंड, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो अब एक चक्कर में यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, तो 1.5 सेकेंड बाद घड़ी को सिग्नल मिलेगा कि एक चक्कर हो गया है, और सुई यहां खाली 1 सेकेंड चलेगा। लेकिन कब? 1.5 सेकेंड के बाद। तो तुम्हारी घड़ी स्लो हो जाएगी, जितनी देर में उसको 1.5 सेकेंड मेजर करना था वो वहां पे खाली 1 सेकेंड मेजर कर रही है। आती है बात समझ? तो इसको हम कहते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये लेंथ L
इंक्रीजेस, सही है। टाइम पीरियड इंक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ तो 1.5 सेकेंड बाद उसको सिग्नल मिलेगा, वो 1.5 सेकेंड बाद 1 सेकेंड चलेगी, मतलब जब तक 1.5 घंटा हो गया होगा उस घड़ी के हिसाब से 1 ही घंटा चलेगा। तो इसका मतलब क्लॉक रन्स स्लो, घड़ी धीरे हो गई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट लूजेस टाइम, इसको कहते हैं इट लूजेस टाइम, ये टाइम के पीछे पीछे चल रही है ना। तो जब जितनी देर में उसको 2 घंटा दिखाना था उतनी देर में उससे कम दिखा देगी, इसको हम कहते हैं इट लूजेस टाइम। ठीक इसका उल्टा सिचुएशन आप खुद सोचेंगे, अगर कभी टेम्परेचर कम हुआ तो आपको पता है यहां थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ इंक्रीज होता है और टेम्परेचर कम करने से लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो जैसे ही यहां लेंथ क्या हो जाएगा, इफ टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, आपका L डिक्रीजेस, आपका टाइम पीरियड B डिक्रीज होगा। मतलब जो चक्कर ये पहले 1 सेकंड में कर रही थी अब ये आधा सेकंड में ही करेगी। अगर आधे सेकंड में चक्कर करा तो आधे आधे सेकंड बाद इसको सिग्नल मिल रहा है और आधे सेकंड बाद ये 1 सेकंड चल रही है। तो जब यहां आधा घंटा, मतलब यहां पे आधे सेकंड बाद ही ये 1 सेकंड चल रही है, तो जब ये आधा घंटा चक्कर करता रहेगा तो उसके हिसाब से एक सुई 1 घंटा चल चुका होगा। तो इसका मतलब क्लॉक रन्स फास्ट, भाई आधे सेकंड में ही वो 1 सेकंड मेजर कर रही है, तो 1 सेकंड में वो 2 सेकंड, जब तक ये देखो आधा सेकंड उधर 1 सेकंड इधर 1 सेकंड उधर, पहले देखो पहले आधे में 1, अगले आधे में भी 1, तो 1 सेकंड में 2 सेकंड चलेगा, 1 मिनट में 2 मिनट चलेगा, 1 घंटे में 2 घंटा चलेगा। तो इसका मतलब क्लॉक रन्स फास्ट, इट गेन्स टाइम। बच्चे मैं इतना वेरिएशन ये आधे सेकंड में 1 सेकंड की बात कर रहा हूं ताकि तुमको समझ आ जाए, लेकिन एक्चुअल में इसका वेरिएशन बहुत कम होता है। मैं तो बस तुमको समझाने के लिए एक एग्जैजरेटेड मॉडल बता रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा जरा उस पर हम थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो आप समझते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2π√L/g, ठीक है। फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है कि स्मॉल लेंथ चेंज हो जाएगा और उससे टाइम पीरियड में स्मॉल चेंज आ जाएगा। तो आई विल से dt, अगर मैं इस चीज को एरर का टेक्निक यूज करो, पहले लिखो t बराबर 2π पावर आधा 2π L पावर आधा g पावर आधा, कांस्टेंट है और टाइम है और L है। तो मैंने लिखा dt/t बराबर 2π, एक कांस्टेंट है आपको पता है, डिफरेंशियल जो आपके डिफरेंशियल रिलेशंस में नहीं आएगा। यहाँ पे भी g जो है वो भी एक कांस्टेंट है एक प्लेस ऑफ अर्थ पे, तो ये भी कांस्टेंट होगा 9.8 फॉर एग्जांपल, तो इस ये भी नहीं अपीयर होगा, तो इट विल बी हाफ ऑफ dl/L। ये चीज तुम जानते हो क्योंकि L का पावर यहाँ आधा है तो यहाँ पे आधा आ जाएगा, यू नो दैट हाउ इट कम्स। लॉगरिथम की एक टेक्निक है, डिफरेंशिएट करते हैं लॉग लेके, और भी तरीके हैं। खैर मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो बेटे क्या मैंने तुमको बार बार कहा था कि ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। याद रखना डेल्टा L बराबर L0 अल्फा डेल्टा T, तो डेल्टा L/L को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा T। तो स्मॉल टेम्परेचर के लिए dL/dt को L को लिख सकते हैं अल्फा dt। तो dt/T को लिख सकते हैं हाफ अल्फा डेल्टा T। आती है बात समझ कि नहीं आती? देखो हाफ तो इधर से, अल्फा डेल्टा T उधर से लेके आ गया, तो इसका मतलब दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, देखो पहले टाइम पीरियड T था, टेम्परेचर चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज हो गया बाय एन अमाउंट dt। तो तुमको ये जो मिला है ना dt/t, तो ये देखो t सेकेंड में कितना चेंज आया dt, पहले टाइम पीरियड कितना t। अब
जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, चेंज हो गया। तो टी सेकेंड में जो चेंज आया, टाइम पीरियड टी सेकेंड में जो चेंज आया, दैट इज डी टी। अगर मैं पूछूं एक सेकेंड में कितना चेंज आया, दैट इज डी टी बाई टी। तो दिस इज पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आया। अगर मैं पूछूं कि पूरे दिन में 10 घंटे में कितना चेंज आया, तो तुम तो बस यहां 10 आवर से मल्टीप्लाई कर दो। वो सही बात है कि नहीं है? देखो टी सेकेंड में कितना चेंज आया, डी टी, एक सेकेंड में डी टी बाई टी। अगर मैं पूछूं पूरे दिन में कितना चेंज आया, तो यू विल जस्ट राइट कि यहां 24 आवर्स, देखो ये 24 आवर्स इनटू डी टी बाई टी, है ना। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, तो जिस डी टी एंड टी का यूनिट सेम है। तो अगर मैं पूछूं 24 घंटे में कितना चेंज आया, 24 आवर इनटू डी टी बाई टी, एंड द आंसर विल बी इन आवर्स। इतने घंटे चेंज आ गया, बिकॉज ये और ये यूनिटलेस है, तो यहां आवर का ही यूनिट रहेगा। अगर मैं पूछूं कि एक घंटे में कितना चेंज आया, देखो ये तो एक सेकंड में मिल चुका है ना, एक यूनिट टाइम में मिल चुका है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। अगर अब मैं पूछूं 10 मिनट में, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मैं पूछूं 20 में, तो मल्टीप्लाई बाय 20। अगर 100 में पूछूं, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितने सेकंड में भी अब तुमको पता करना है, उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आती है बात समझ? तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो अगर मुझे पता करना है कि 10 घंटे में कितना चेंज आ जाएगा, 10 घंटे में कितना चेंज आ जाएगा, तो आई विल से 10 आवर में चेंज आ जाएगा। हमको पता है कि डी में डी टी का चेंज आ चुका है, एक में डी टी बाई टी का चेंज आ चुका है, और 10 घंटे में एन टू डी टी बाई टी का चेंज आया है। और अगर तुमको कभी डी टी बाई टी की वैल्यू जरूरत पड़ी, तो यहां से तुमको मिल जाएगी हाफ अल्फा डेल्टा टी। क्लियर और नॉट? तो इस डी टी बाई टी का वैल्यू हाफ अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी सवाल से तो मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा। यहां पे सवाल देखिए, पेंडुलम क्लॉक है और ये सही टाइम हमें देता है, इसका सही टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, और ये किस टेम्परेचर पे दे रखा, करेक्ट टाइम हमको दे रखा है, देता है 30 डिग्री सेल्सियस पे। और अब टेम्परेचर को हमने कम कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बताना है कि ये कितना टाइम गेन करेगी एक दिन में। मैं पूरी थ्योरी एक बार तुमको इस सवाल में फिर से समझा दूंगा। देखो ये इस तरह से है, इसमें पेंडुलम क्लॉक लगा हुआ है और यहां घड़ी है। अब घड़ी का डिजाइन ऐसे करा गया होगा कि देखो जब ये यहां से आया, यहां पहुंचा, इसको नॉर्मली कितने लगते हैं, 2 सेकेंड। तो इधर से इधर जाने में 1 सेकेंड लगता है। अब जैसे 1 सेकेंड यहां से यहां लगा, तो घड़ी का डिजाइन ऐसे होगा कि उतनी देर में यहां से एक क्लिक कर जाए। आती है बात समझ? और उसको सिग्नल मिला कि ये इस एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, तुम 1 सेकेंड चलो। उसके बाद ये वापस आया यहां तक, हो गए 2 सेकेंड, तो उसको सिग्नल मिला तो वो 1 और सेकेंड भाग गई घड़ी। इस तरह से इसका डिजाइन था। तो अब तुमको पता है कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, तो इस तरह से ये सही काम कर रहा था, है ना। 1 सेकेंड में इधर पहुंच जाता, वहां सुई भी 1 चला जाता, फिर ये वापस 1 सेकेंड चला जाता, सुई भी 1 चला जाता। अब क्या हुआ कि हमने यहां पे ये सही रीडिंग किस टेम्परेचर पे दिखा रही थी, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर टेम्परेचर को हमने रिड्यूस कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर को जैसे तुमने रिड्यूस करा, तो तुमको पता है कि टाइम पीरियड 2π√L/g होता है क्या। तो जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करा, तो ये लेंथ कम हो जाएगी। अब जैसे ये लेंथ कम हुआ, तो वहां से क्या होगा कि इसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड कम हुआ, तो मान लो 2 से कम हो गया 1 सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब अब यहां से यहां आधा सेकेंड ही लग रहा है, और आधे सेकेंड बाद ही ये घड़ी चल रहा है। फिर वापस आया और आधा सेकेंड लगा, और आधे सेकेंड बाद ही घड़ी चला। तो 1 सेकेंड में, पहले ये 2 सेकेंड में 2 क्लिक करती थी, अब ये 1 सेकेंड में ही 2 क्लिक करेगा। तो ऐसे में अब घड़ी तेज तेज भागना लग जाएगी। तो हमको अब बताना है कि पूरे दिन में ये कितना आगे चली गई है घड़ी, है ना। जैसे 2 सेकंड में अगर इस तरह से कल हिसाब होता कि ये 1 सेकंड में ही चक्कर कर देती, तो आधे सेकंड में यहां पहुंच गई और वहां 1 सेकंड दिख गया, आधे सेकंड में और पहुंच गई इधर, तो यहां और एक चक्कर, यहां पे और एक सेकंड दिख गया। तो यहां इस हिसाब से 1 सेकंड में ये कितना सेकंड दिखा रही है, 2 सेकंड दिखा रही है। तो कितना आगे चली गई घड़ी, 1 सेकंड चली गई वो इस हिसाब से। लेकिन अभी ये मैं बहुत एग्जैजरेटेड बता रहा हूं, क्योंकि मैंने तुमको बताया कि बहुत कम चेंज होता है। हमें कितने में पता करना है, हमें पता करना है 1 दिन में ये कितना आगे चली जाएगी। मैंने कहा था कि व्हेन क्लॉक मूव्स फास्ट इट इज सेड टू गेन टाइम। गेन टाइम का मतलब ये है कि घड़ी तेज चल रही है और कुछ नहीं। तो अब हमको क्या पता करना है कि 1 दिन में ये कितना आगे जाएगी।
तो क्यों ना मेरे पास क्या ही अच्छा होता अगर मुझे पता चलता कि 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम ये कितना आगे जाती। अगर ये टी टाइम में आगे जाती dt, 1 यूनिट में जाएगी dt/t, मुझे कितने में पता करना है 24 आवर्स में। तो मैं अगर पूछूं कि 24 आवर्स में ये कितना आगे जाएगी, आई विल से 24 इंटू dt/t। क्या सही या गलत? अरे टी टाइम में dt, यूनिट टाइम में dt/t, तो 24 घंटे में 24 गुने dt/t, यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं। सही है क्या? और ये आवर्स में मिलेगा आंसर, क्योंकि dt और t का यूनिट तो सेम है और ये आवर्स में है, तो ये आंसर भी आवर्स में मिलेगा कि इतना घंटा ये आगे चला गया होगा। बेटे मैं इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं लिख दूंगा 24 इंटू 3600 इंटू क्या लिख सकते हैं 24, हाँ हो गया कन्वर्ट, इंटू dt/t। क्यों, कैसे हुआ कन्वर्ट? 24 घंटा एक दिन में, उसमें हर एक घंटे में 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक मिनट में 60 सेकेंड और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ही दिक्कत है। अब जरा इस dt/t का वैल्यू, अब मुझे बस ये dt/t चाहिए, यहां पुट कर दूंगा आंसर। अब ये dt/t लेने का तरीका क्या है? मैंने कहा कि यहां पे तुमको पता है कि टाइम पीरियड 2π(L⁻½ एंड g⁻½ होता है। सही है क्या? जैसे ही डिफरेंशिएट करा तो तुमको क्या ये मिलेगा, 2π खत्म, g खत्म, ½ dl/L। और तुमको ये भी पता कि ΔL/L को अल्फा डेल्टा टी लिख देते हैं, तो क्या इस dt/t की जगह अल्फा डेल्टा t/2 भी लिख सकता हूं? इफ दैट इज सेट, तो यहां पे इस dt/t की जगह बस ये अल्फा डेल्टा t/2 पुट कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जरा देखना, 24 गुने 3600 गुने अल्फा, अल्फा का वैल्यू बताना कितना है? अल्फा का वैल्यू इस घड़ी के बारे में अल्फा का वैल्यू जो दे रखा है दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5। अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5। मैंने लिखा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 एंड कितना टेम्परेचर चेंज हो चुका है? टेम्परेचर हैज चेंज्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी का वैल्यू मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। सही है क्या? जरा आप थोड़ा बहुत संभाल लेना कैलकुलेशन। ये 2 0 और ये 1 0 तो मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो इफ दैट इज द केस, और हाँ हमारे पास एक डिवीजन में 2 भी है, ये अल्फा डेल्टा t/t की जगह क्या लिख दिया? अल्फा डेल्टा t/2। तो अल्फा डेल्टा t, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया, डेल्टा t का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे ये 2 भी पुट कर दिया। आती है बात समझ? व्हेन यू सिंप्लीफाई इट योर आंसर विल बी 15.5 सेकेंड्स। मैं इस कैलकुलेशन को कर भी देता लेकिन स्पेस एज यू नो। चलो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल स्ट्रेस। अब हम थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो बेटे थर्मल स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत तुमको फिर बस एक बार स्ट्रेस का आइडिया दे देता हूं। तुमको पता है कि अगर एक रॉड है, इसका लेंथ L है और किसी एक केस में तुमने इस पे इस तरह से फोर्स लगाया था, तो इसका अगर एरिया A हुआ तो हम स्ट्रेस लिख देते थे फोर्स अपॉन एरिया, है ना? नॉर्मल स्ट्रेस लिख देते थे फोर्स अपॉन एरिया, और हमको पता था कि ये इसके बराबर होता था, थर्मल स्ट्रेन के बराबर होता, सॉरी मैकेनिकल स्ट्रेन के बराबर होगा। बच्चे इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तुमको पता है कि इस रॉड के साथ क्या होगा, ये इस तरह से एलोंगेट हो जाएगी। एंड मान लो इसका लेंथ पहले L था और बाद में इसका लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गया, तो तुम क्या कहते थे कि जो स्ट्रेन आएगा वो डेल्टा L अपॉन L आएगा, है ना? इसको हम स्ट्रेन कहते थे। L था, खींच लिया, बढ़ गया, जो बड़ा दैट्स डेल्टा L। तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एंड इसको तुमने लिख दिया, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन। सही है क्या? तो यहां से तुमको मिलेगा F बराबर E A अपॉन L इंटू डेल्टा L, और अगर तुम डेल्टा L को निकालना चाहो तो FL अपॉन E A, है ना? ये चीज तुमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा चुका हूं मैं, बस जैसे तुमको रिवाइज करा रहा था और कुछ डेल्टा L बराबर रिवाइज करा रहा था और कोई बड़ी बात नहीं है। अब थर्मल स्ट्रेस की बात करूंगा, दैट्स न्यू, उस पर बात करते हैं।
देखिए अब मैं थर्मल स्ट्रेसेस की बात करता हूं। मान लीजिए एक रॉड है, इसका लेंथ L है। एज यू नो कि जैसे इसको हीट करा जाएगा तो बेटे क्या ये इलोंगेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर ये इलोंगेट हो गया, कैसे हो गया हीट? अभी पुल करने से हीट इलोंगेट नहीं करा, पहले जो इलोंगेट कर रहा था वो पुल करने से कर रहा था। अब कैसे इलोंगेट कर दिया? हीट करने से, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये इलोंगेट हो गई। और इसका लेंथ बन गया हमारे पास L प्लस डेल्टा L। दैट्स द इलोंगेटेड लेंथ, दैट इज द इलोंगेटेड लेंथ। अगर कोई पूछे स्ट्रेन किसके बराबर, तो डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बच्चे ये मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं होगा, नॉर्मल ये थर्मल स्ट्रेन होगा, क्योंकि आया कैसे? हीट करने से आ गया है। सही बात। सो इफ दैट इज द केस माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल से कि यहां बच्चे, लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चे? यहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा इफ यू अलाउ इट टू फ्रीली एक्सपैंड। मैं क्या कह रहा हूं, देखो रॉड है, अगर दो तरीके हैं इसके लेंथ इंक्रीज करने के। पहला तरीका फोर्स लगाया, इस फोर्स से स्ट्रेसेस आ गई, इस फोर्स से स्ट्रेसेस आ गई, स्ट्रेसेस आ गई, और उस स्ट्रेस की हेल्प से तुमने देखा कि यहां पे इलोंगेशन हो गई। मैंने तुमको बताया था कि मैटर कैन बी पिक्चर्ड एज बीइंग मेड ऑफ स्प्रिंग्स। जो एटम्स के बीच के बॉन्ड्स है ना, उनको हम पिक्चर कर सकते हैं कि जैसे स्प्रिंग्स बंधी हुई है। अब इस तरह से इसको खींचो, इसको खींचो, इधर से खींचो, उधर से खींचो, तो यू विल सी कि इट इलोंगेट्स, इट इलोंगेट्स, इट इलोंगेट्स। एज इट इलोंगेट्स तो हम तुम देखोगे कि इन स्प्रिंग्स पे जो है फोर्स पड़ेगा, ये इलोंगेट हो जाएंगी। तो यहां पे जो इलोंगेशन हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। थर्मल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस था, नॉर्मल स्ट्रेस था, उससे स्ट्रेन आया। उसका पैरेलल सिचुएशन यहां देखो, हिट कर दिया, हिट करके इलोंगेट हो गया, बट यहां पे कोई फोर्स नहीं है, स्ट्रेस इज 0। तो थर्मल स्ट्रेन के लिए आपको, स्ट्रेन के लिए टेम्परेचर चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए। यहां पे इलोंगेशन कैसे कराते थे? फोर्स लगा के। यहां पे इलोंगेशन कैसे करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा के। तो क्या यहां पे स्ट्रेस आएगा अगर ये फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है? नहीं आएगा, ये थर्मली इलोंगेट हो रहे हैं। क्लियर और नॉट? तो पहली चीज जो मैं यहां पे आपको नोट करा दूंगा कि थर्मल स्ट्रेन फ्री एक्सपेंशन अगर हुआ, मैं फ्री एक्सपेंशन बार बार कह रहा हूं, इसका तुमको अभी यूज बता, सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में नो स्ट्रेस इज ऑब्जर्व्ड। कोई भी थर्मल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा अगर ये फ्रीली एक्सपैंड करे। कोई रॉड था, पड़ा हुआ था, इसको हीट कर दिया, इलोंगेट हो गया, कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। आती है बात समझ? अगर ऐसा होता, स्ट्रेस आता, अगर ऐसा होता तो क्या ये, मैं इस तरह से अगर इसको काट देता तो देखो, अगर इस पे तुम देखोगे दो ही तरीका का स्ट्रेस आएगा। देखो बाहर से तो कोई फोर्स लगाता नहीं। अब स्ट्रेस दो ही तरीके का हो सकता है, या कंप्रेसिव या टेंसाइल। अगर ये टेंसाइल होगा तो अवे फ्रॉम बॉडी, इधर की तरफ होगा। अगर ये कंप्रेसिव होगा तो टुवर्ड्स द बॉडी होगा, इस तरह से होगा। बता चुका हूं ये सब बातें। जब ये फोर्स, इंटरनल फोर्स टुवर्ड्स द एरिया होता है तब इसको कंप्रेसिव कहते हैं, जब अवे फ्रॉम द एरिया होता है तब टेंसाइल कहते हैं। बेटे व्हाट सॉर्ट ऑफ फोर्स डू यू थिंक? क्या अभी के लिए जब तुमने इसको हीट करा था, अगर इनमें से कोई एक भी फोर्स होता तो क्या ये सेगमेंट तुम्हारा इक्विलिब्रियम में रहता? नहीं रहता, क्योंकि इस पे देखो इधर फोर्स, इस पे देखो इधर फोर्स। अगर इस पे कोई थर्मल स्ट्रेस की वजह से, थर्मल टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कोई स्ट्रेस आ जाता तो ये पोर्शन मूव कर रहा होता अभी तक, अगर यहां पे कोई स्ट्रेस वाकई होती। बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा। यहां से अगर लगता, इंटरनल फोर्स लगता तो तब ये किधर जाता? इधर जाता। और इस पे लगता तो ये वहां जाता। बट बच्चे, नो थर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट। हीट करने से लेंथ बढ़ेगा, उस लेंथ के बढ़ने से स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेन आएगा। इससे पहले जो स्ट्रेस की बात करी थी वो कौन सा था? मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेन। उसमें तुमने फोर्स लगा के इलोंगेट कर दिया, यहां तो फोर्स लगा के इलोंगेट नहीं कर रहे, हीट लगा के इलोंगेट कर रहे हो। और यहां पे कोई भी स्ट्रेस
फ्री एक्सपेंशन में नहीं आता। तो ये पहली बात मैंने तुमको नोट करा दी। बट अब होगा बवाल, अब देखना क्या होगा। मैंने क्या कर दिया, यहां से मेरे पास दो रिजिड सपोर्ट्स थे, दो वॉल्स समझो, इनके बीच मैंने ये रॉड लगा दी और अब कर रहा हूं हीट। बेटे अगर इस रॉड को तुम खुला छोड़ देते, ना ये वॉल होता ना ये वॉल होता, तो क्या ये यहां इलोंगेट नहीं कर जाती? वुडंट इट गेट इलोंगेटेड? क्या ये इलोंगेट नहीं होती? 100% होती। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम, फ्रीली एक्सपैंड नहीं होने दे रहे। ये हो जाता अगर तुम यहां पे वॉल्स ना रखते, बट जब वॉल्स रखे तो अब ये इलोंगेट नहीं होगा। एंड इस केस में ये वॉल इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता। देखो अपनी मर्जी से जाता तो इधर जाता, अपनी मर्जी से जाता तो इधर जाता, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये वॉल इधर फोर्स लगा रहा है और ये वॉल इधर फोर्स लगा रहा है। देखो ये चाहता है कि जाऊं, लेकिन ये वॉल इस तरह से फोर्सेस लगाता है, ये वॉल इस तरह से फोर्सेस लगाता है कि ये इसको इलोंगेट होने नहीं देता। तो अब सिट्रस आ जाएगा। तो ये एक्सपेंशन नहीं है, दिस इज नॉट फ्री एक्सपेंशन, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन जब होगा। You are heating it thermally but restricting its movements. That's the moment when citruses get generated, and you call those citruses as thermal citruses. So when are thermal citruses experienced? हम thermal citrus कब देखते हैं? So thermal citrus is observed. Thermal citrus is observed when a material subjected to temperature change is not allowed to elongate और मतलब फ्री एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही हो सकता है। कहीं बार हम कॉन्ट्रैक्शन भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम वैसे वैसे क्वेश्चंस भी तुमको बता देंगे। सो दिस इज व्हेन थर्मल स्ट्रेसेस आर ऑब्जर्व। फ्री एक्सपेंशन में नहीं होगा, बट अगर तुम एक्सपेंशन को फ्री ना होने दो तब होगा। अब करते हैं बात इसके बारे में थोड़ी और। मैं इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेता हूं, जरा तुम मेरी बात ध्यान से समझना, अच्छे डिटेल से हम बात करते हैं। सवाल है, इस तरह से एक रॉड है, इसका हमने टेम्परेचर राइज कर दिया डेल्टा टी से। इसका यंग्स मॉडुलस हमको y दे रखा है और इसका लेंथ हमको l दे रखा है। तो मेरा सवाल है कि जब इसको आपने हीट कर दिया तो आप हमें बताएंगे कि ये इसमें सिट्रसेस कितनी आएंगी, थर्मल सिट्रसेस कितनी आएंगी, ये हमको पता करना है। ठीक है, अब सुनिए, इसका एरिया आपको बच्चे ए दे रखा है, हमको पता करना है कि थर्मल सिट्रसेस कितने आएंगे और हमको ये अभी पता करना है कि वॉल्स जो है वो कितना फोर्स लगाएंगे। सो फाइंड, पहले यही करते हैं, फाइंड फोर्स exerted by walls as temperature rises by delta T। जब टेम्परेचर राइज हुआ तो ये वॉल्स कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगी, ये सवाल है हमारा, है ना। आपको पता है कि टेम्परेचर राइज होगा तो ये अपने हिसाब से तो इधर चला जाता, ठीक है, इस तरह से चला जाता, बट होगा क्या, क्या ये जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टेड है। तो वॉल्व्स इस तरह से फोर्स लगा रही होंगी और हमको वही फोर्सेस फाइंड करना है। ठीक है, हमको वही फोर्सेस फाइंड करना है। बेटे मैं इसको किस तरह से करता हूं जरा तुम देखना। लेट अस से इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। हम कहते हैं कि पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे इसको। पहला,
assume no wall acts, assume no wall exists, no wall exists, अगर वॉल नहीं होता, assume no wall exists, अगर कोई भी वॉल नहीं होता। मैं इस चीज को यहां से मिटा देता हूं, ये चीज तो है। पहला assume no wall exists, assume no wall exists, अगर कोई भी वॉल नहीं होता तो इसकी लेंथ के साथ क्या होता है, इसका लेंथ L मान लो, ये लेंथ L मान लो। अब जैसे टेम्परेचर राइज हुआ, जैसे टेम्परेचर राइज हुआ तो तुमको पता है कि इसमें इलोंगेशन आ जाएगा। कितना इलोंगेशन आ जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट अल्फा डेल्टा T। तो सर पहला स्टेप एज्यूम नो वॉल एक्सिस्टेंस, हमने देखा इसमें इलोंगेशन आ गया। एक तो इसका अपना लेंथ था कितना, L नॉट, एंड देन कि इस तरह से सिमेट्रिकली दोनों तरह से बढ़ जाता एंड इसका लेंथ हो जाता L नॉट अल्फा डेल्टा T प्लस L नॉट फाइनल लेंथ। इतना इसका लेंथ हो जाता अगर तुम इसको खुला छोड़ देते, ये इस तरह से इलोंगेट हो जाता। पहला स्टेप कंप्लीट। सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, यू से कि हमने इसको फ्रीली एक्सपैंड करने दे दिया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा अब आ गई वॉल्स, अब आ गई वॉल्स। तो वॉल्स का रोल क्या है, तो एज्यूम कर लिया कि तुमने पहले वॉल्स नहीं, तो ये क्या खुला एक्सपैंड हो जाता। अब क्या होगा, जैसे ही वॉल्स आ गए तो वॉल्स ने यहां से कंप्रेसिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इस कंप्रेसिव फोर्स का रोल क्या होगा, फिर ये कंप्रेसिव फोर्स इसको उस फाइनल पोजीशन से वापस लेके आएंगे इस लेंथ तक। बेटे एक्चुअल में क्या ये रॉड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं पिक्चर कर रहा हूं, देखो ये क्या कर रहा है, ये यहां जाना चाहता है और वॉल उतना उतना फोर्स बढ़ा रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा वॉल वापस फोर्स लगा रहा है, तो वॉल इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, जो ये यहां एक्सपैंड हो जाता उसी लेंथ को तो कंपनसेट कर रहे हैं ना वॉल के फोर्सेस। तुमको पता है कि अब यहां पे क्या होगा कि वॉल के फोर्सेस का रोल क्या रहेगा, देखो ये L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी था। वॉल के फोर्सेस का रोल क्या होगा, यहां से श्रिंक करके इसको वापस L नॉट तक पहुंचा देना है। आई है बात समझ। तो ये पहला एस्यूम फ्री एक्सपेंशन, एस्यूम फ्री एक्सपेंशन। तो हमने पहले क्या मान लिया कि खुला जा रहा है सर, कोई मसला नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि वॉल के जो फोर्सेस है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके वापस लेके आ रहे हैं नेचुरल लेंथ तक, नेचुरल लेंथ तक। तो इस तरह से दिखा दिया हमने ये फोर्सेस। सही बात। तो इसके बाद अब देखना, मैं कहता हूं कि मान लो वॉल ने फोर्स लगाया F इधर से एंड इधर से भी F लगाएगा, बिकॉज द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एक्स में F लग रहा है तो नेगेटिव एक्स में भी 0 F लगेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एवर इक्विलिब्रियम में है। आती है बात समझ। सो अब बताना जरा, सिट्रस बताना कितना होगा, F अपॉन A, क्या यही सिट्रस होगा। बच्चे इससे इलोंगेशन, इससे कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा, तो तुमको पता है कि सिट्रस को इक्वेट कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन के, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, अब जरा बताना कि स्ट्रेन कितना आया है। देखो पहला स्टेप भूल जाओ, अभी L नॉट था, L नॉट से L नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया। ये तुम्हारा इनिशियल लेंथ था जब वॉल के फोर्सेस लगे। फिर जब वॉल के फोर्सेस लग गए हैं, फिर जब वॉल के फोर्सेस लग गए हैं तो उन्होंने इसका लेंथ कम कर दिया। कितना कर दिया, L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी से लेके वापस L नॉट पे लेके आ गए। तो अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, पहले मुझे बताओ चेंज इन लेंथ कितना आया। देखो यहां पे कितना लेंथ था, L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी, वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर करके कितना बना दिया, वापस L नॉट। तो अगर मैं पूछूं चेंज इन लेंथ, तो वो क्या, दिस माइनस दिस, L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी माइनस L नॉट हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं तुमको यहां पे पहली ऊपर वाला न्यूमरेटर में क्या आएगा, सो दिस विल बी L नॉट अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ। सही बात, गलत बात, सही बात है सर। अब सर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर आपने जो है इसका इनिशियल, अच्छा यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा,
डिनोमिनेटर में यही आएगा एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। देखो इस फोर्स कहां से स्टार्ट हो गए, एक बार एक्सपेंशन करने दे दिया, छोड़ दिया, अब फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्सेस के लिए इनिशियल लेंथ क्या हो जाएगा, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और ये फोर्सेस कंप्रेस करा करा के इसको वापस नेचुरल लेंथ पे लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो तुम्हारा लेंथ हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ, वो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, और उसको तुमने कंप्रेस करके एल नॉट तक पहुंचा देना है। तो अगर तुम स्ट्रेन लिखोगे दैट विल नॉट बी जस्ट एल नॉट, दैट इनिशियल लेंथ लिखोगे वो एल नॉट नहीं होगा, वो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चे, अगर तुम स्ट्रेन इक्वेशन को याद करो तो आपके पास जो सिट्रस होता था वो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता था, स्ट्रेन वाज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये एल इनिशियल लेंथ ओरिजिनल लेंथ होता था और डेल्टा एल चेंज इन लेंथ होता था। मेरे फोर्सेस कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर और नॉट, मेरे फोर्सेस यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यहां से फोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इसको कंप्रेस करा के वापस एल नॉट तक लेके आ रहे हैं, तो मेरे लिए इनिशियल लेंथ ये होगा और ये फाइनल लेंथ होगा, और चेंज इन लेंथ विल बी दिस माइनस दिस, दैट विल बी एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एंड नीचे यहां पे ओरिजिनल लेंथ लिख दूंगा। नाउ बच्चे अगर तुम अब तक के सारे सवालों को देखो तो तुम्हारे अल्फा का वैल्यू इस ऑर्डर का रहता है, 10 टू द पावर -5 का रहता है, इससे कम भी हो सकता है। जरा सारे सवाल पीछे देखना, अल्फा पॉइंट के बाद 4 जीरो लगा दो, उसके बाद 1 लिखो, तो इसका मतलब कि अल्फा बहुत कम होता है, तो इसका मतलब कि एल नॉट ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में ये जो एक्सपेंडेड लेंथ होता है ये नेग्लेजिबल होता है। कुछ बात समझ आ रही है? तुम देखना मैंने पहला ही सवाल जो कराया था उसमें 5 मीटर का रॉड दिया था और उसमें बोला था एक्सपेंशन कितना आया, और कैलकुलेट करके पता चला था 0.01 mm आया था। 5 मीटर के आगे 0.01 mm क्या औकात रखता है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर देता हूं। आगे बात समझ, तो इसका मतलब एफ जो हमारा आएगा वाई ए एल नॉट अल्फा डेल्टा टी आएगा। दिस इज योर आंसर। इतना फोर्स लगाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ? मैं इस चीज को तुमको फिर से समझा देता हूं। स्टेप 1 एल है, इसको हीट कर दिया, हमको पता करना है कि ये वॉल्व्स कितना फोर्स लगा रहे हैं। पहला स्टेप एलोवेट एक्सपैंड होके एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब फोर्सेस निकालने के लिए देखो कि ये फोर्सेस का काम है इस एक्सपैंडेड लेंथ को वापस रिस्टोर करना। तो मैंने फोर्स इक्वेशन लिख दी, एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल। एल के आगे ये डेल्टा एल इनकंपैरेबल, तो ये खत्म कर दिया, तो मैंने लिख दिया एफ बराबर वाई ए एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसका तुमको और एक मेथड बता देता हूँ अब शॉर्ट वाला, है ना, जिससे तुमको थोड़ा बेहतर समझ आ जाए। तो मैं फिलहाल इतना लिखो, एक बार सोचो इस पे, मैं आगे बात करता हूँ। बच्चे यहाँ देखिए, मैं इस सवाल को तुमको फिर से समझा देता हूँ, बिकॉज एक नया पैटर्न है, तो तुमको पता है कि नया पैटर्न समझाने टाइम में काफी मेहनत करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एल नॉट, इसका एरिया ए, एंड टेम्परेचर हमने डेल्टा टी बढ़ा दिया, एंड यंग्स मॉडुलस इसका वाई दे रखा था। देखो एक चीज पहले सिट्रस के बारे में समझो कि अगर फोर्स किसी भी एक केस में एफ लगता है, अगर फोर्स एफ लगता है तो सिट्रस हो जाएगा एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल के बराबर। तो यहां से डेल्टा एल का वैल्यू आ जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। दिस इज द कंट्रैक्शन और elongation whatever, है ना। तो दिस इज चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ कम हुआ ज्यादा हुआ ये चीज तुमको बता देता है। एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये तुमको डेल्टा एल मिल गया। राइट और रॉन्ग? आई होप समझ आ रहा है ना। डेल्टा एल को किसके बराबर लिख दिया, एफ एल अपॉन ए वाई। अगर तुमको किसी एक केस में अब मैं डायरेक्ट फोर्स दे दूं और पूछो बोलो कितना कंट्रैक्शन आ गया, तो क्या तुम इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो, एफ एल अपॉन ए वाई, है ना। अगर इसका लेंथ एल था तो इतना कंट्रैक्शन आ गया। सही है क्या? होप समझ आ रहा होगा। देखो एफ अपॉन ए सिट्रस आ गया, y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। मैं क्या कह रहा हूं कि कितना इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया वो निकालना है तुमको। तो मैंने कहा कि एफ अपॉन ए सिट्रस को लिख दिया किसके बराबर, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यहां से इधर कर दिया एफ एल अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल, फिनिश। दिस गिव्स यू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब समझो, अब समझो, अब समझो। इनिशियल लेंथ एल नॉट था, एल नॉट था। अब पहले
टेम्परेचर को अपने अपना काम करने दो। टेम्परेचर को तुमने अपना काम करने दे दिया, उसने डेल्टा L1 कर दिया L नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये टेम्परेचर का काम हो गया, इसने इतना लेंथ बढ़ा दिया। एंड इसके बाद तुम्हारा रॉड इस तरह से हो चुका है, तुम्हारा रॉड इस तरह से L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी पॉइंट पे पहुंच चुका है। दिस इज स्टेज 1। टेम्परेचर को काम करने दो अपना। स्टेज 2, अब फोर्स को अपना काम करने दो। तो फोर्स को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। तो फोर्स का जो कंप्रेशन आता है वो किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा। तो ये तो इलोंगेशन हो गया। अब तुम फोर्स को अपना काम करने दो। तो फोर्स को जब तुम अपना काम करने दोगे तो यू विल राइट डेल्टा 2। ये कौन करेगा, फोर्स। इसके बराबर फोर्स का अगर F फोर्स है और इनिशियल लेंथ L है और एरिया A है और लेंथ मॉडुलस Y है, तो तुमको पता है कि इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन इज गिवन बाय डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन AY। तो इस रॉड पे अब फोर्सेस लगे और वो क्या करने लग गए, इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन करने लग गए, डिपेंडिंग अपॉन फोर्सेस कैसे हैं। क्योंकि फोर्सेस इधर की तरफ है तो एक कंप्रेशन करेंगे और बाहर की तरफ होते तो इलोंगेशन करते। मैंने फोर्सेस को अब लगने दे दिया, तो मुझे पता है कि ये इलोंगेशन किसके बराबर करेंगे, F इंटू L अपॉन A इंटू वाई। अगर फोर्स F है तो इतना आएगा। अब लेंथ कितना होगा इस स्टेज पे, L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी, इतना लेंथ है। लिख दिया F इंटू L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन A इंटू वाई। दिस इज योर स्टेज 2। एंड तुमको पता है कि इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इग्नोर, क्योंकि L नॉट के कंपैरिजन में ये बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है कि नहीं। जब भी इग्नोर होगा वो एडिशन में होता है। और तुमको पता है अल्फा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -5। 0.1 के बाद कितने जीरो, तो इसका क्या ही औकात होगा। तो जैसे तुमने इसको इग्नोर कर दिया तो यहां से तुमको डेल्टा L2 सीधे मिल जाएगा किसके बराबर, FL नॉट अपॉन AY। आगे से मैं कभी भी ये इग्नोर की पंचायत नहीं करूंगा। आई विल जस्ट से डेल्टा L इज इक्वल टू FL नॉट अपॉन AY। यू शुड नो कि इसमें ये वाली चीज इग्नोर कर दी है। तो स्टेप 1, allow it to expand, डेल्टा L is equal to L dot alpha delta T। स्टेप 2, allow it to contract, और contraction किसके बराबर हो जाएगा, F into L naught plus L naught alpha delta T upon AY। So you can simply ignore this, you can simply ignore this। So बेटे जितना पहले टेम्परेचर से एक्सपेंशन हुआ था उतना ही अब इन फोर्सेस की वजह से कंप्रेशन हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। So whatever expansion was occurring initially, अब उतना ही contraction हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले जितना expansion हुआ उतना contraction होगा। तो मैं इसको और उसको इक्वेट कर देता हूं, क्या दिक्कत है। जैसे ही इक्वेट कर दिया, FL नॉट अपॉन AY इज इक्वल टू L नॉट अल्फा डेल्टा टी। सही है क्या, L नॉट कैंसिल, तो F बराबर YA अल्फा डेल्टा टी। That's the answer. That's your answer. So what you do? अब आगे से ऐसा कोई सवाल आएगा, स्टेप 1 allow it to expand, और एक्सपेंशन लिख दिया तो सर L नॉट अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद वापस लेके आना है, तो वापस लेके कैसे आओगे, तुमको पता है कि अगर F लगता तो उससे कंट्रैक्शन कितना आता है, FL अपॉन AY। दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट, खत्म बात, AY अल्फा डेल्टा टी। आगे ये बात समझ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब। तो पॉज इट एंड राइट इट। सवाल देखिए, एक रॉड है जिसका लेंथ L दे रखा है, टेम्परेचर इसमें बढ़ा दिया डेल्टा टी और एरिया A है इसका। अब इसको जैसे हीट करा तो ये एक्सपैंड हो जाता, बट यहाँ पे फोर्स F लगा के इसको रोक दिया है। तो हमको इसका यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। सवाल समझना। रॉड के बारे में ये दिया है कि इसका लेंथ L है, ये डायग्राम आप समझ लीजिए दिया है। इसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया डेल्टा टी और इसका एरिया था A। अब हीट करके यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है फोर्स F का, इसको इलोंगेट होने से बचाने के लिए। तो हमको क्या पता करना है, यंग्स मॉडुलस पता करना है। जे मींस का आया हुआ सवाल है। मैं क्या कह रहा हूं कि दिक्कत की बात नहीं है, तुम 2 स्टेप से सॉल्व कर लो। पहला स्टेप एलो एक्सपेंड, दूसरा स्टेप एलो कॉन्ट्रैक्शन, दोनों को इक्वेट कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। पहले इलोंगेशन की बात करते हैं, L नॉट अल्फा डेल्टा टी खुला छोड़ दो। दूसरा स्टेप कंट्रैक्ट कर दो,
क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन में तुमको पता है कितना आएगा, एफ तुमको पता है, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से तुम्हारा एफ आ जाएगा यंग्स मॉडुलस ए डेल्टा एल बाई एल, लिख दिया यंग्स मॉडुलस ए डेल्टा एल बाई एल। क्या सही बात है? ओ सॉरी, मुझे डेल्टा एल निकालना है। तो यहां से क्या आएगा, जस्ट अ मोमेंट, तो लिख दिया एफ अपॉन ए को लिख दिया यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से डेल्टा एल इसके बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, पहले ही करा चुका हूं। व्हाट, पहला स्टेप एलो एक्सपेंशन नॉट अल्फा डेल्टा टी। दूसरा स्टेप, नाउ कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड यू नो द लेंथ इज नॉट, इट इज केप्ट फ्रॉम एलोंगेटिंग। टेम्परेचर बढ़ने से इसका कोई भी एलोंगेशन नहीं होने दे रहे हैं हम। तो इसका मतलब जो थर्मल एक्सपेंशन ने करना होता इसका ठीक उल्टा काम तुम्हारा ये फोर्सेस कर रहे हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी इलोंगेट करा देता। तुम्हारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शन किसके बराबर, एफ एल अपॉन ए वाई। आई नो आई हैव इग्नोर्ड एल नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, पहले बता चुका हूं। अगर नहीं समझ आया तो पिछला सवाल देखो, यहाँ पे ये आता प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, वो नहीं लिख रहा, क्यों, पहले सवाल में काफी टाइम करा चुका हूं उस पे बेस्ड। एल नॉट से एल नॉट कैंसिल। तो मुझे अभी क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस। रिमेंबर क्या फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस। y इधर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी, दैट इज इट, दिस इज योर आंसर। सिंपल जेईई मेंस क्वेश्चन। देखो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई बड़ी बात नहीं होती। अगला सवाल देखिए, जस्ट आपका पैटर्न रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि अगर एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन कराया जाए उसी फॉर्मूले के, तो तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। तो इसलिए मैं उसी तरह के क्वेश्चन ले आया हूँ, और ऐसे नहीं कि खुद से मन मर्जी जहां से लेके आया हूँ। जेईई मेंस के जो आए हुए सवाल है, नीट के जो आए हुए सवाल है, बस वही करा रहा हूँ और कोई सवाल नहीं करा रहा। और कहीं कहीं से फिर जहां मुझे लगे कि कोई एक्स्ट्रा सवाल देने की जरूरत है, नहीं तो मैं सारा फोकस अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे रख रहा हूँ। खैर, 5 मीटर है रॉड का लेंथ। इसका एरिया तुमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसका हमने डेल्टा टी करा दिया 10 डिग्री सेल्सियस। एंड ऐसे में क्या हो जाता, ये रॉड इस तरह से एक्सपैंड हो जाता। तो हमको पता करना है कि यहां पे कितना फोर्स डेवलप करना पड़ेगा सो दैट ये रॉड इलोंगेट ना हो जाए, है ना। तुमको पता है कि अपने आप में इलोंगेट हो जाता, हम फोर्स लगा के तो रोक रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्टेप प्रोसेस वंस अगेन। सो आई विल राइट फर्स्ट डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। पहले टेम्परेचर को अपना काम करने दो। तो 5 मीटर इंटू अल्फा का वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी 10। तो ये इलोंगेशन को अपना काम करने दे दिया। अब करते हैं बात, फोर्स अपना काम करेगा इसके बाद। तो फोर्स, इसने टेम्परेचर इलोंगेट कर देगा और फोर्स क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट। रिमेंबर और नॉट, टेम्परेचर इलोंगेट कर देगा, फोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जरा फोर्स की बात करते हैं अब। तो फोर्स जो होगा, कॉल इट ए। अब फोर्स की बात करते हैं। तो जब फोर्स की बात करी तो फोर्स होगा तुम्हारा सिट्रस जो आएगा, फोर्स अपॉन एरिया आएगा। और तुमको पता है कि सिट्रस जो होता है वो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। तो अगर हमने फोर्स F लगाया होता तो उससे जो स्ट्रेन आ जाता FL अपॉन AY, जो आता तुम्हारा डेल्टा L आ जाता। तीसरी बार डिराइव करा रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए और समझ आ जाए। पहले टेम्परेचर को अपना काम करने दो, L नॉट अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद फोर्स को अपना काम करने दो। फोर्स इसको क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। और कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, FL अपॉन AY, FL अपॉन AY। तो मैंने कहा कि ये तो इलोंगेशन हो गया 5 मीटर into 1.2 into 10 power minus 5 into 10. So what force will do? It will undo whatever temperature has done. Assume कर लो पहले टेम्परेचर इसको एक्सपैंड होने दे रहा है और फिर फोर्स कॉन्ट्रैक्ट करके वापस नेचुरल लिमिट पे लेके आ रहा है। तुमने लिख दिया F हमें निकालना है कितना फोर्स चाहिए, L अगेन यू विल राइट 5 मीटर
area you will write 40 but what centimeter square, so 40 into 10 to the power minus 4 meter square, है ना, because you know centimeter is 10 to the power minus 2 meter into ये a भी आ गया और y लिखना है अब आपको यंग्स मॉडुलस विच इज इक्वल टू हाउ मच 2 into Young's modulus is 2 into 10 to the power 11, 2 into 10 to the power 11, and you know the only unknown in this equation is force. This can be found 5 से 5 हमारा कैंसिल, यहां ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.2 into 10 to the power minus 4, इधर है आपके पास 1.2 into 10 to the power minus 4, यहाँ पे 10 पावर माइनस 4 एंड 10 पावर 11, ये बनाएगा 10 पावर 7, जो कि आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 into 40 है, ये आपका हो जाएगा 80 एंड ये आपका फोर्स F के बराबर हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो 7 में से जाएगा 4 तो बचेगा 3, तो F विल बी इक्वल टू 80 into 1.2 into 10 to the power 3, सो यहाँ पे ये बन जाएगा 9.6 into 10 to the power 4 न्यूटन। कैलकुलेशन एक बार देख सकते हो, मे बी आई स्क्रूड अप, है ना, कभी डेसिमल वेसिमल में हो जाता है मेरे से भी, बाकी सोल्यूशन तो तुमको पता ही है।